वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं पूनम सिंघल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 12th क्लास ज्योग्राफी 5th पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 3। इसमें हम ऐसे टाइप क्वेश्चंस या 5 मार्क्स क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे तथा ट्रांस कैनेडियन रेलवे में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, रेलवे परिवहन किसी भी देश के औद्योगिक व क्षेत्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विश्व की दो प्रमुख लंबी रेलवे लाइनों में ट्रांस साइबेरियन रेलवे तथा ट्रांस कैनेडियन रेलवे शामिल हैं। दोनों विशाल क्षेत्रों को जोड़ती हैं, परंतु उनकी भौगोलिक एवं आर्थिक विशेषताएं भिन्न हैं। इनके अंतर देखते हैं। फर्स्ट है भौगोलिक स्थिति। ट्रांस साइबेरियन रेलवे यह रूस में यूरोपीय भाग को एशियाई भाग से जोड़ती है, यानी रूस में स्थित है जो कि यूरोपीय भाग और एशियाई भाग को जोड़ती है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे यह कनाडा के पूर्वी तट को पश्चिमी तट से जोड़ती है। ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। अब चलते हैं कुल लंबाई। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है लगभग 9300 किलोमीटर लंबी है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। प्रारंभ एवं अंत बिंदु अब हम देखते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक फैली हुई है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे हैलिफैक्स से वैंकूवर तक जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रमुख उपयोग। ट्रांस साइबेरियन रेलवे खनिज, कोयला और पेट्रोलियम तथा औद्योगिक वस्तुओं के परिवहन में सहायक है, जबकि ट्रांस कैनेडियन रेलवे गेहूं, लकड़ी और कृषि उत्पादों के परिवहन में प्रमुख है। ये जलवायु प्रभाव देखते हैं इसके। ट्रांस साइबेरियन रेलवे अत्यधिक ठंडी जलवायु एवं हिमाच्छादन से प्रभावित रहती है, यानी यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे अपेक्षाकृत कम कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ ट्रांस साइबेरियन जैसी अत्यधिक ठंड नहीं पाई जाती, यानी कम कठोर जलवायु वाला क्षेत्र है यहाँ। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक महत्व। ट्रांस साइबेरियन रेलवे साइबेरिया क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायक है। ट्रांस कैनेडियन रेलवे कनाडा के राष्ट्रीय एकीकरण और व्यापार को बढ़ावा देती है। अब निष्कर्ष देखते हैं। दोनों रेलवे लाइनों को अपने अपने देशों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इन दोनों का ही बहुत ही महत्वपूर्ण विकास है अपने अपने देशों के विकास में, किंतु भौगोलिक परिस्थितियों और उपयोग के आधार पर दोनों में अंतर जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये था ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे और ट्रांस कैनेडियन रेलवे में प्रमुख अंतर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की किन्हीं 3 समस्याओं का विश्लेषण कीजिए। भारत में तेजी से बढ़ते नगरीकरण और ग्रामीण पलायन के कारण शहरों में मलिन बस्तियों का विस्तार हुआ है। यानी जैसे जैसे भारत में नगरीकरण बढ़ रहा है और जो ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पलायन कर रहे हैं शहरों की ओर, तो उसी वजह से मलिन बस्तियों का विस्तार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन बस्तियों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जीवन यापन करते हैं। प्रमुख इसकी जो समस्याएं हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है आवास की समस्या। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोग कच्चे और असुरक्षित मकानों में रहते हैं। प्राकृतिक आपदाओं से आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल बाढ़ है, सूखा है या कोई अन्य जो प्राकृतिक आपदा है उससे वे बहुत आसानी से ही क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि ये कच्चे और असुरक्षित मकानों में रहते हैं, जो कि भूकंप से भी प्रभावित हो जाते हैं बहुत जल्दी या बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से क्षतिग्रस्त होते रहते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छता और स्वास्थ्य की समस्या। गंदगी, खुले नाले या
शौचालयों की यहाँ पर कमी के कारण संक्रामक जो रोग हैं वो तेजी से फैलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वच्छता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है शुद्ध पेयजल का अभाव। अधिकांश मलिन बस्तियों में साफ पानी उपलब्ध नहीं होता है, जिससे जल जनित जो रोग हैं वो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है बेरोजगारी एवं गरीबी। लोग अस्थायी एवं कम वेतन वाले कार्य करते हैं, जिससे जीवन स्तर निम्न बना रहता है। यानी उनका जो जीवन स्तर है वो लिविंग स्टैंडर्ड लो बना रहता है। नेक्स्ट है शिक्षा की कमी। गरीबी के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और बाल श्रम की ओर बढ़ जाते हैं, यानी बाल मजदूरी की ओर ये लोग बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक असुरक्षा। अ, अपराध, नशाखोरी या सामाजिक जो गतिविधियां, असामाजिक गतिविधियां अधिक पाई जाती हैं। अब निष्कर्ष में चलते हैं। मलिन बस्तियों की जो समस्याएं हैं बहुआयामी हैं। इनके समाधान के लिए सरकारी योजनाओं, आवास सुधार और रोजगार सृजन की आवश्यकता है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है चाय की खेती के विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां तथा भारत में चाय का उत्पादन और वितरण स्पष्ट करें। उत्तर देखते हैं। चाय भारत की एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। यह रोजगार प्रदान करने के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जन में भी सहायक है, क्योंकि हम चाय का उपभोग जितना कर रहे हैं उतना ही उसका हम निर्यात भी करते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे इंडिया में चाय का काफी अधिक उत्पादन हम कर पाते हैं। अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां इसकी देखते हैं। फर्स्ट है तापमान। चाय की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है वर्षा। यहाँ पर 150 से 300 सेंटीमीटर नियमित वर्षा चाय की पत्तियों की गुणवत्ता को बढ़ाती है। नेक्स्ट है मिट्टी। अम्लीय, दोमट और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चाय के लिए श्रेष्ठ होती है। नेक्स्ट है स्थलाकृति। ढालदार पहाड़ी ढालों में जल भराव नहीं होता, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं। यानी चाय की जो पत्तियां हैं वो ढाल वाली भूमि पर ही अच्छे से उगती हैं, क्योंकि जो चाय के जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर पानी नहीं रुकना चाहिए। यानी अगर ढालदार भूमि होगी तो उनके अंदर जल भराव नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो पौधे होते हैं वो स्वस्थ रहते हैं। नेक्स्ट है आर्द्र जलवायु। आर्द्र जलवायु में अधिक नमी जो है चाय की कोमल पत्तियों के लिए कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। इसीलिए यहाँ पर आर्द्र जलवायु यानी नमी धारण किए हुए जलवायु का होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है श्रम उपलब्धता। उपलब्धता। चाय की खेती श्रम प्रधान है, इसलिए सस्ते श्रम की उपलब्धता आवश्यक है। अब भारत में चाय का उत्पादन और वितरण देखते हैं। देखिए असम जो है सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है। पश्चिमी बंगाल, दार्जिलिंग चाय विश्व प्रसिद्ध है। यानी पश्चिमी बंगाल में जो है दार्जिलिंग चाय है वो विश्व प्रसिद्ध है, मतलब यहाँ से हम चाय का निर्यात करते हैं। तमिलनाडु व केरल के नीलगिरी क्षेत्र में चाय का उत्पादन होता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में सीमित स्तर पर भी यहाँ पर उत्पादन होता है। निष्कर्ष देखते हैं। भारत की अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां चाय की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त हैं, जिससे भारत विश्व के अग्रणीय चाय उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।